प्लान किया है। आपके बुक में जो भी हमने पढ़ाया है, जो भी बुक में टेक्स्ट दिया है, उसी से हमने क्वेश्चंस कुछ फ्रेम करे हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनको बहुत तेज़ी के साथ आप समझते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमने सामने बोर्ड में लिखा हुआ है, पढ़िए, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। द जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव, ध्यान दें, जनरल इक्वेशन मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। मे बी एक्सप्रेस्ड एज, फिर एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। द जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस मे बी एक्सप्रेस्ड एज। ऑप्शंस हैं y इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी। सेकेंड ऑप्शन है y इक्वल टू एफ टी प्लस एक्स अपॉन वी। इसका मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ते समय देखा था, जब वेव चलती है, इसको हमने बेसिक रूप से कंसीडर किया था। ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये जो थर्ड हमने लिखी है y इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी प्लस जी टी प्लस एक्स अपॉन वी। जी इज अनदर फंक्शन, हमने f को रिप्लेस किया है g से। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रही हैं, तो जनरल इक्वेशन यही कहलाएगी। अगर हम ये लिखते हैं कि द वेव इक्वेशन फॉर ए वेव मूविंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये आंसर होता। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग होता तो ये आंसर होता। चूंकि हमने एक्स एक्सिस लिखा है तो इसके लिए जनरल इक्वेशन है, जो कि सी ऑप्शन है, सही है। इसको आप आसानी के साथ समझ सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लीजिए। 2 और 3 दो इक्वेशंस हमने एक ही में फ्रेम कर दिए हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। हमने, आप जानते हैं कि वेव का मतलब ही होता है एनर्जी का ट्रांसफर। अब जो एनर्जी का जो वैल्यू है, उनके एक्सप्रेशन आपको पहले से मालूम है, तो एवरेज वैल्यू पूरे टाइम पीरियड में निकाली जाती है। उसकी वैल्यू क्या होती है एक्सप्रेशन के हिसाब से, हम के एवरेज पढ़ते हैं इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो। दूसरा है 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। तीसरा ऑप्शन दिया है पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो, फिर लिखा पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। हमने पढ़ाते समय आपको स्पेशली जो भी लोगों ने हमारा क्लास अटेंड किया है, आइदर इन दी ऑफलाइन मोड और इन दी ऑनलाइन मोड, मैंने साफ बताया था कि एवरेज वैल्यू जो होती है काइनेटिक एनर्जी की, ये होती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू रो, आंसर सी इज करेक्ट। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए था। अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती है, अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है, उसकी भी एवरेज, अगर काइनेटिक एनर्जी के बजाय पोटेंशियल एनर्जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम इन ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, तब भी आंसर यही होता कि एवरेज के लिए जो था वही पोटेंशियल एनर्जी यू की एवरेज वैल्यू की होती है। तो इसको आप रट लीजिए, कंफ्यूज मत करिए। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो होता है, इसमें वेलोसिटी नहीं होती है वेव की। मैं समझता हूं कि आप एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही समान होती हैं, और उसका एक्सप्रेशन ये होता है पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। तो वी नहीं होता। अब टोटल एनर्जी इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया, द एवरेज
टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको कभी कभी हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन में एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी इन ए हार्मोनिक वेव, हम प्रोग्रेसिव प्लेन की जगह कभी कभी हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव भी लिख देते हैं, तब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो आंसर है वो सही है 2π² n² रूट। बहुत ही बड़े आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। टोटल एनर्जी के लिए आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ ई हमने लिख दिया है। इसमें π² था काइनेटिक एनर्जी के लिए भी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी, लेकिन टोटल एनर्जी के लिए 2 लगा हुआ है। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप अनसॉल्व पेपर देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमने मिलती जुलती बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी हैं, इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चंस लिखे हैं। The rate of transmission of energy across unit area of the wavefront is known as rate of transmission of energy across unit area। इसको हम लोगों ने पढ़ाया था कि इसको एनर्जी करंट भी कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी फ्लक्स भी कहते हैं। तो आप एनर्जी करंट के रूप में भी याद कर सकते हैं, एनर्जी फ्लक्स के रूप में भी याद कर सकते हैं। हमने सी ऑप्शन माने एनर्जी करंट भी इसका आंसर सही है, एनर्जी फ्लक्स भी इसका आंसर सही है। सी में हमने दे दिया है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और डी में लिख लिया नन ऑफ दीज इज करेक्ट। तो जब अगर 2 ऑप्शन करेक्ट हैं तो आपको सी को टिक करना पड़ेगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। हमारा क्वेश्चन का पर्पस ये है कि एनर्जी करंट, एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी, एक एक का मतलब कंठस्थ कर लीजिए, आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप देखते ही क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एनर्जी करंट हमने जान लिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 एनर्जी करंट, मैं जानबूझ के यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख रहा हूँ। एग्जाम में हो सकता है एक ही चीज़ लिखी हो, या तो एनर्जी करंट लिखा हो या एनर्जी फ्लक्स लिखा हो। हमने दोनों चीज़ें लिख दी हैं। इज गिवन बाय दी एक्सप्रेशन, अभी हमने नाम जाना, अब एक्सप्रेशन भी जान लेते हैं इस क्वेश्चन में। बाय दी एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है आपका जानना, इन्हीं चीज़ों में बहुत आसानी से नंबर आप अचीव कर सकते हैं। 2π² n² a² रो, बी में 2π² n² रो v, n² a² छूट गया है, n² a² रो v। सी में हमने दिया है π² n² a² रो, डी में दिया है π² n² रो स्क्वायर n² a² रो v। मैंने आपको पढ़ाते समय पढ़ाया था, इसको आप चेक कर लीजिए। इसमें वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है, जो एनर्जी वाला फॉर्मूला होता है उसमें वेलोसिटी से जो उसकी वेव की है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें डिफरेंस एनर्जी फ्लक्स के रूप में पूछा जाए या एनर्जी करंट के रूप में पूछा जाए। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ द वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी जिसको आप आई से डिनोट करते हैं कि आपको रटा हुआ है, प्रोपोर्शनल a² होता है, उसका फॉर्मूला भी यही होता है। तो इनको छोटी छोटी चीज़ों को आप
बहुत रिलैक्स माइंड से। मेरे क्वेश्चन कराने का मतलब भी यही है इस तरीके से कि आप पूरी चैप्टर को देखेंगे कि कितने जल्दी से आपको समझ में आते हैं ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन। अगर इन पर जिस कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी उनको भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। एनर्जी करंट, एनर्जी फ्लक्स है। अब अगर हम रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पूछें, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पूछे किसी क्वेश्चन में, तो अब आप ये देख लीजिए कि इसी यही तो डेफिनीशन है एनर्जी करंट की या एनर्जी फ्लक्स की। तो इसका भी आंसर वही होगा जो अभी हमने कहा था, 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर रो इंटू बी। तो इसका भी आंसर मैं ऑप्शन ले लिख रहा हूँ, आप 4 ऑप्शन लिखे होंगे, n स्क्वायर a स्क्वायर रो इंटू बी। ये ऑप्शन आपको टिक करना था। और इंटेंसिटी ऑफ द वेव भी यही होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये 7 भी उसी के साथ हो गया। अब हम लोग रेट ऑफ एनर्जी फ्लो कर लिया, एनर्जी करंट, एनर्जी फ्लक्स के रूप में देख लिया। अब हम लोग और सिंपल से क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 7, 6 एक साथ हो गए थे। The velocity of plane progressive wave, the velocity of plane progressive wave in a fluid, जो तरल होता है उससे जब वेव चलती है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। पहला ऑप्शन हमने दिया v इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाई डी। बी में हमने दिया v इक्वल टू अंडर रूट गामा r t बाई m। आप जानते हो कि कोई भी चीज़ होगी जहाँ से फ्लो होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो आपने गैस में पढ़ा है वही सारी क्वांटिटीज़ हैं। ये सिंबल्स है देयर यूजुअल मीनिंग्स। सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। और चौथे में डी में आप नन कर सकते हो। सच्चाई ये है कि V इक्वल टू आर टी जब आप लगाते हो तो P इक्वल टू आप P इक्वल टू आर टी बाई एम लिखते हो, आर टी बाई बी। दूसरी, जब हम P बाई डी करेंगे और डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अब अगर हम P बाई डी में, ये तो P हो गया ये, और D से मल्टीप्लाई करोगे ना, m अपॉन v लिखोगे यहाँ पे, v भी कैंसिल होगा, तो P इक्वल टू आर टी बाई P बाई डी की जगह पे आर टी बाई एम हम रख सकते हैं। तो जो ये फॉर्मूला है वही ये फॉर्मूला है, इसका मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो दोनों फॉर्मूले लर्न करें, ये भी हो सकता है टेम्परेचर के रूप में कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ दी जाए इन्हीं पे आधारित, तो इसलिए दोनों फॉर्मूले आपको फ्लूइड में कोई वेव प्लेन प्रोग्रेसिव मूव करती है तो उसके वेलोसिटी के फॉर्मूले दोनों ही सही हैं। ये हमारा बताने का मकसद था। इस क्वेश्चन को जानिए, बहुत ही मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद है। साथ साथ इस पर बेस्ड कोई प्रॉब्लम आती है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक कुछ किसी का क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है, जैसे आप स्ट्रेच स्ट्रिंग में v इक्वल टू अंडर टी बाई एम यूज़ करते हो, m जो स्ट्रिंग होती है उसका मास पर यूनिट लेंथ होता है, उसमें t टेंशन होता है, t एनर्जी के रूप में भी ले लेते हो, वगैरह वगैरह। ये मैं नहीं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जानबूझ के ये आप भी कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 जो भी आप मानते हैं।
When a wave is reflected, when a wave is reflected from a rigid boundary, a phase changes by A में हमने कहा 0, B में कहा π/2, ध्यान रहे रेडियन नहीं लिख रहा हूँ, C में हमने पाई लिखा है और D में 2π, T/, नन लिख दिया। तो अब आपको पढ़ाते समय मैंने बताया, बुक में भी आप देखेंगे, जब रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का फेज डिफरेंस चेंज होता है, ये आप ध्यान रखिए। यही क्वेश्चन नंबर 9 या 10 जो भी हो, इसको आप समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रट ही लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 या 11 जो भी होता है, 11 मान लेते हैं। अगर हम रिजिड की जगह पे फ्री बाउंड्री लिखे होते हैं तो फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्शन पे इसका ऑप्शन बदल जाएगा, 0 होता है। तो जब फ्री बाउंड्री से वेव जाते जाते लौट के आती है तो देयर इज नो चेंज ऑफ फेज, मींस 0 फेज डिफरेंस आता है। और जब रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो पाई यानी 180 डिग्री का फेज चेंज होता है, ये ध्यान रखें। ये हमारा सिखाने का आपका पर्पस था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। मैं स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ इसको क्योंकि और बेसिक चीज़ें हैं, बुक में हमने क्या किया, क्योंकि आप खुद क्वेश्चन बनाना सीख जाएं, वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ। मैंने ये हाइलाइटर लिया, इस हाइलाइटर से जो खास बात थी उसको टिक किया, उसी का सेंटेंस बनाया। मैं हो सकता है आपके पीछे ये क्वेश्चन इस तरीके से दिए भी हों, लेकिन आपको पूरे सिलेबस को कवर करने का मौका मिलता है और उसी पे हमने ये क्वेश्चन फ्रेम करके आपके सामने रखे हैं। मेरा पर्पस है कि आप स्वयं भी सीखें इन चीज़ों को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये थ्योरेटिकल हमने लिया है, इन स्टेशनरी वेव्स। अब स्टेशनरी वेव्स की बात, या जिनको आप क्या कहते हो, अप्रगामी तरंगें। इन स्टेशनरी STATIONARY, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, स्टेशनरी और प्रगामी, मैं हिंदी में भी लिख के दे रहा हूँ, तरंगें, प्रगामी स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। या प्रगामी तरंगों में क्या होता है, ए में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिए, द एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी, दोनों चीज़ें हमने लिख दी है एक साथ, हम एक भी लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ब्रैकेट में एनर्जी भी लिख देते हैं, इज 0 एट दी नोड्स। आप जानते हो स्टेशनरी वेव्स में नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं, आप अच्छे से जानते हो। ये पॉइंट जो है नोड्स के होते हैं और जो जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ये एंटी नोड ए से आप देखते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि जो हमारा नोड है वहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 होता है एट नोड्स। साथ साथ में दूसरी बात भी, अगर एम्पलीट्यूड के बजाय एनर्जी लिख के आ जाए तो भी आप 0 ही मान के चलेंगे। साथ साथ में और भी बात कर रहा हूँ ए में, एंड मैक्सिमम एट दी एंटी नोड्स। आपने फिगर देख लिया, पूरी बात मैं एक साथ लिख रहा हूँ ताकि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एंड मैक्सिमम एट दी एंटी नोड्स, ये ध्यान रखिए, ये वैसे सही बात लिखी हुई है। दूसरी बात और है, एक्सेप्ट नोड्स, एक्सेप्ट नोड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऑल अदर पार्टिकल्स, ऑल अदर पार्टिकल्स
माने कण ऑफ द मीडियम वाइब्रेट। तरंगों में क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल्स मूव करते हैं। आपको एक बार नए एंगल से बता दे रहा हूँ। दो प्रकार की तरंगें हैं, प्रगामी और अप्रगामी। प्रगामी तरंगों में या प्रोग्रेसिव वेव्स में भी पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऑसिलेट करते हैं, अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर दोलन करते हैं। और अप्रगामी में भी। प्रगामी तरंगों की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अप्रगामी में आप जान लीजिए कि नोड्स पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 0 होता है और एंटी नोड्स पे उसका आयाम महत्तम या मैक्सिमम होता है। नोड के अलावा क्या होता है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स ही तो वाइब्रेट करते हैं। तो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, माध्यम के कण वाइब्रेट इन SHM। अभी तक बिल्कुल सही बात चल रही है, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। बट द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, माने आयाम, दोलन का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन माने दोलन के आयाम, वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन is different from one particle to another, is different from one particle to another। इस बात को मैं और एक बार फिर बना के बताता हूँ। ये है स्टेशनरी वेव, ये नोड्स हो गए, ये एंटी नोड्स हो गए। यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ये है, थोड़ी सी अच्छी वेव नहीं बनी, ध्यान रखिए। यहाँ भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है तो, लेकिन इस वाले के एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन से कम है, यहाँ वाले का और कम है, यहाँ वाले का 0 है, यहाँ का थोड़ा सा बढ़ा और बढ़ा, मैक्सिमम हुआ यहाँ पे आके, फिर घटा, 0 हो गया। ये प्रोसेस होती है कि मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव में आप अच्छे से देख सकते हैं। ये बात भी सही है, माने ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो अभी करेक्ट हमको लगाना नहीं है। एक बात और, माने इस बहाने स्टेशनरी वेव को मैं समझाना चाहता हूँ, जिसको आप रट के समझते नहीं हैं। अगर स्टेशनरी वेव्स हैं ऑफ एम लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म, अगर लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म की थी, ये तो ट्रांसवर्स वाली हो गई, लॉन्गिट्यूडनल, इसको सुन के आप चौंकेंगे, ट्यूडनल फॉर्म। द वेरिएशन इन प्रेशर, यानी दाब में जो परिवर्तन होता है, इसको कहते हैं वेरिएशन इन प्रेशर। आप जानते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रियरफेक्शन, संपीड़न और विलयन होता है। तो जहां नोड होता है वहां पे दाब परिवर्तन ज़्यादा होता है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। जहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 0 है, यानी दोलन का आयाम 0 है, वहां दाब में परिवर्तन की दर महत्तम। तो वही चीज आके लिखी जा रही है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम वेरिएशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर में भी होता है और साथ साथ में एक दूसरी क्वांटिटी हमने जोड़ दी है, एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम एट दी नोड्स, इज मैक्सिमम, इसको सीख लीजिए, एट दी नोड्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में यही दिक्कत है कि अगर आपको आता है तो आप सही कर पाएंगे, नहीं आता है तो
फिर आप कैलकुलेशन करके भी चेक नहीं कर सकते। एंड मिनिमम एट दी एंटीडोट्स। ये बात याद कर लीजिए, और ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर हमने डी ऑप्शन में जब तीनों सही हों तो क्या लिखे, ऑल ऑफ द एबव दैट इज ए बी सी एंड सी आर करेक्ट। तो आपको एक करेक्ट में आंसर नहीं मिलेगा, जब तीनों करेक्ट हों तो आपको इसको लगाना पड़ेगा, इस ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा डी ऑप्शन का। तो इस बहाने स्टेशनरी वेव की समझ हमने बताई, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, स्टेशनरी वेव से संबंधित। अब स्टेशनरी वेव की जो समीकरण है या इक्वेशन है उसकी भी बात दो क्वेश्चन में कर ली जाए और इसको खत्म किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। The equation of stationary wave. The equation of stationary wave. Stationary wave. Stationary wave. माने अप्रगामी तरंग की समीकरण। When incident progressive wave. When incident प्रोग्रेसिव प्रगामी, प्रोग्रेसिव का मतलब प्रगामी, प्रोग्रेसिव वेव y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा, हमने ये रूप यूज कर लिया वी टी माइनस एक्स, वी टी प्लस एक्स ले लेते हैं इस क्वेश्चन में खासकर। इंसिडेंट माने आपतित होती है ऑन द लीनियर मीडियम, ऑन द लीनियर मीडियम, मीडियम माने माध्यम, मीडियम इस गिवन क्या होगी। इसमें भी हमने दो क्वेश्चन को एक साथ बना दिया है, आपका सीखने से मतलब है। पहला हमने लिखा y इक्वल टू 2a cos 2 पाई x अपॉन लेमडा, सॉरी हाँ 2 पाई cos 2 पाई x अपॉन लेमडा। आपने 11th में तो पढ़ी ही होगी चीज को, 2a cos sin ओमेगा t। एक में हमने लिखा y इक्वल टू 2a साइन 2 पाई x अपॉन लेमडा कॉस ओमेगा t। अब इसमें लगा देते हैं व्हेन बाउंड्री इज फ्री, व्हेन बाउंड्री इज फ्री, when boundary is rigid, when boundary is rigid, when boundary is rigid। देखिए ध्यान से, both A and B are correct। अगर आपको पहले से आता है तब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। None from A and B is correct। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में बहुत सारे बन सकते हैं, हम दोनों में ही, दोनों को हम इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ लिख देते, व्हेन बाउंड्री। पहले तो इसका आंसर समझ लीजिए, ये बिल्कुल सही बात लिखी है, आप बुक से मैच करा के देख लीजिए कि जब बाउंड्री फ्री होती है ये वेव जाती है, ये समझ लीजिए कि ये वेव आई, और रिजिड बाउंड्री है
जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो अब ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी 180 डिग्री के फेस से और ये स्टेशनरी वेव बन जाएगी। दूसरी तरफ अगर हमारी बाउंड्री रिजिड नहीं है, वेव यूं आ रही है तो लौट जाएगी यूं। अब मीडियम के पार्टिकल्स यूं ऑसिलेट करने लगेंगे अप एंड डाउन। तो ये फ्री बाउंड्री वाली ये वाली इक्वेशन हो गई और रिजिड बाउंड्री वाली ये इक्वेशन हो गई। बुक में देखेंगे दोनों सही है। तो अब इसका ऑप्शन क्या हो, जब दोनों सही हो तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी फ्रेम किया जा सकता है, व्हेन द बाउंड्री इज फ्री, और इसमें ये ऑप्शन सब लिखे होते तो सिर्फ जो है फ्री बाउंड्री होती तो ऑप्शन ए सही होता, और अगर लिखा होता ऊपर ही लिखा होता व्हेन बाउंड्री इज रिजिड तो बी ऑप्शन सही होता। फिर ये सारे गलत हो जाते। लेकिन हमने यहाँ पे बाउंड्री के बारे में कुछ नहीं कहा, बाउंड्री जो सही सही हमने दोनों ऑप्शन में लिख दी और सही इक्वेशन लिख दी। तो इससे इसका आंसर हमारा सी वाला करेक्ट हुआ। हमारा मकसद है इसको सिखाने का, इसको ठीक से दिमाग में बैठा लीजिएगा। कितने भी वेरिएशन के साथ इसमें क्वेश्चन बनाए जाएं, आप हर एक का आंसर कर सकते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन रखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी से संबंधित है। आप जानते हो, मैं आपको बता दूं एक बार पहले कि जो फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी इसको आप vp से रिप्रेजेंट करते हो और इसकी वैल्यू जो है वही n लैम्डा या vp इक्वल टू ओमेगा बाई के भी होती है। ओमेगा प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है। और जो ग्रुप वेलोसिटी होती है, ग्रुप वेलोसिटी होती है इसको vg से g सफिक्स में लगाते हैं, तो vg इक्वल टू होती है d ओमेगा बाई dt। और ये मैं आपको बता दूं कि हमेशा vp इज ग्रेटर देन vg होता है, यानी ग्रुप वेलोसिटी इज ऑलवेज स्मॉलर देन vp, ये ध्यान रखें। तो इनके बीच में जो रिलेशन है, दो रूप आपके बुक में दिए गए हैं और दोनों रूपों को मैं मिला के क्वेश्चन फ्रेम किया है, उसको लिख देता हूँ। द रिलेशन बिटवीन, ये 14 क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी, पूरी भूमिका नहीं लिखता हूँ, वेलोसिटी vp ये कला वेग कहलाता है, एंड ग्रुप वेलोसिटी vg is given by number A, vg equal to vp minus lambda dvp upon d lambda। दूसरा मैंने लिखा vg इक्वल टू vp प्लस k। देखो हमने बताया था कभी कभी स्टैंडर्ड वे में, एडवांस में लैम्डा के बजाय k यूज किया जाता है, तो k के टर्म्स में भी ये संबंध है dvp अपॉन dt। और c में हमने लिख दिया बोथ A and B are correct। और चौथा आप मान लीजिए none of these। तो आप बुक से एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जब दो सही हो और दोनों को सही बताने वाला ऑप्शन मौजूद हो तो इसका ऑप्शन आप एग्जामिनेशन में सी करेक्ट करेंगे, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इस तरीके से जो भी आपके सामने सिलेबस है, कुछ चीज़ें इक्का दुक्का जो आप पहले से जानते हैं उनके हमने क्वेश्चंस जानबूझ के नहीं बनाए, तो वीडियो भी छोटा रहे
मैं आपसे कहूँगा कि इसको बहुत सावधानी से इसको समरी इसको देखने के बाद अपनी कॉपी पर भी समरी बना लें, और इन क्वेश्चंस को अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें वीडियो देखते समय। और मैं यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।